गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास की जो वीडियो हमारी चल रही है 17वें नंबर की वीडियो है आज, और हम बात कर रहे थे अपनी 16वीं विविध के बारे में, है ना। तो 16वीं विविध में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई कंपटीशन में भी कई बार एज इट इज़ पूछा गया है, ये कंपटीशन लेवल पे भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को कि एक शंकु, एक अर्धगोला, एक बेलन, तीन आकृतियाँ हैं हमारे पास। एक शंकु है, ये शंकु हो गया, एक अर्धगोला तो एक अर्धगोला बन गया, और एक बेलन, एक बेलनाकार आकृति बना ली। तो ये तीन चीज़ें हमारे पास हैं। उसके बाद बोला गया कि एक ही आधार और ऊंचाई पे बने हैं। इसका मतलब देखिए क्या है, एक ही आधार यानी अगर आधार सेम है, जैसे इसका आधार ये है, इसको उल्टा रख देंगे तो भाई इसका आधार ये बन जाएगा और इसका आधार ये चल रहा है। अगर तीनों के आधार सेम हैं तो उनकी मतलब व्यास सेम है, और व्यास सेम है तो त्रिज्या भी सेम है ना। तो इसको हमने r मान लिया, इसको भी हमने r मान लिया, और इसको भी हमने r मान लिया। तीनों का आधार सेम है। आधार सेम होने का मतलब हुआ कि उनका व्यास सेम है, और अगर व्यास सेम होता है तो इसका मतलब होता है कि त्रिज्या भी समान है। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसके बाद देखिए एक कंडीशन और बोली कि समान ऊंचाई पे बने हुए हैं, समान ऊंचाई। अब ऊंचाई ये होती है, यहाँ पर ऊंचाई है h मानी जाती है, यहाँ पर ऊंचाई ये आती है, इसको भी आप h ही मानते हैं। सही बात है ये। तो इसकी ऊंचाई कहाँ है? अर्धगोले की बात करेंगे तो अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो यही तो बनेगी यहाँ पर, है ना। इसको भी आप h बोलते हैं। लेकिन अब देखिए ध्यान से कि अगर केंद्र से लेकर परिधि तक कोई लाइन खींची जाती है तो त्रिज्या ही तो कहलाती है ना। तो ये भी केंद्र से परिधि तक आ रही है, ये भी केंद्र से परिधि तक आ रही है, तो दोनों त्रिज्याएं हैं। अगर ये r के बराबर है तो इस h को भी किसके बराबर मानना पड़ेगा? r के बराबर मानना पड़ेगा। और अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इनकी ऊंचाई समान है, तो इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई तीनों समान है। इसका मतलब ये जो h है ये भी r के बराबर है, और ये वाला जो h है वो भी r के बराबर। ठीक है, तो इसका मीन्स ये निकला कि आधार की त्रिज्या है वो भी r मानी जाएगी, और जो ऊंचाई है ना वो भी r मानी जाएगी। ठीक है, अब इनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो देखिए कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, तो हम जब इसके आयतन की बात करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बेलन का आयतन अनुपात अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, और यहाँ जाता है बेलन का आयतन। वो बेलन का नहीं, शंकु का। ये शंकु है, शंकु का आयतन। बेलन का तो पीछे आएगा, ये वाली आकृति है शंकु, तो यहाँ रखिए शंकु का आयतन। ये है शंकु का आयतन, फिर अर्धगोले का आयतन, और फिर बेलन का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h अनुपात अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। पहले तो हमने सूत्र रख दिए सीधे सीधे कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब, और बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, h और r समान ही तो हैं सब में, तो यहाँ पर r, यहाँ पर r, यहाँ पर भी r समान है। लेकिन जो h आ रहा है ना, h का मान भी किसके बराबर है? r के बराबर। तो यहाँ पर भी r रखेंगे, यहाँ पर भी r रखेंगे। जब यहाँ पे r रखेंगे तो ये r क्यूब हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा ना, और यहाँ पर r रखेंगे तो ये भी r क्यूब हो जाएगा। तो वैल्यू बन जाती है 1/3 पाई r क्यूब, यहाँ से 2/3 पाई r क्यूब चल ही रहा है, और यहाँ से पाई r क्यूब। अब जो अनुपात होता है, अनुपात के नियम आपने पढ़े होंगे कि जो समान चीज़ें होती हैं वो कट जाती हैं, है ना, सब में से कट जाएंगी। तो पाई r क्यूब आ रहा है, इसमें भी पाई r क्यूब आ रहा है, इसमें भी पाई r क्यूब आ रहा है, तीनों में पाई r क्यूब आ रहा है। ये तीनों हट जाएंगे तो बचा क्या? 1/3, 2/3 और 1। सही है, इनका हम लघुत्तम कर देते हैं। लघुत्तम करेंगे तो 3 आएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, और आपको पता है अनुपात में जो लघुत्तम आता है उसको हटा दिया जाता है, केवल ऊपर ऊपर की संख्या लेते हैं। तो यहाँ पर आता है 1/2/3। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई शंकु का आयतन, अर्धगोले का आयतन और बेलन के आयतन में क्या अनुपात होता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? अनुपात होता है 1/2/3। ठीक है, ये सिस्टम हमारे पास आता है और यही आंसर होगा।
अब आते हैं हम, इसको नोट करिए, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फिर इसके बाद नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब 8 में क्या क्या काम करना है। 8वां क्वेश्चन पढ़िए। एक ठोस पिंड का बायां भाग बेलनाकार है। एक ठोस पिंड है, उसका बायां भाग बेलनाकार है। तो बायां भाग होता है उल्टे हाथ वाला, इधर वाला। तो जैसे बेलनाकार भाग है, इस तरह से बनाया हमने। एक ठोस पिंड है और उसका बायां भाग बेलनाकार है और दायां भाग शंकुनुमा है। दायां भाग, सीधे हाथ वाला भाग जो है वो शंकुनुमा है, ऐसा है ना। तो इस तरह की आकृति बन गई। फिर उसके बाद में बेलन का व्यास तो है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन, चाहे आप यहाँ पे इसके व्यास को ले लें या यहाँ पे इसके व्यास को ले लें, कितना आ रहा है 14 सेंटीमीटर। फिर लंबाई 40 है, बेलन की लंबाई 40 है। अब बेलन की लंबाई यही तो है, यहाँ से यहाँ तक बेलन की लंबाई 40 हो गई। फिर उसके बाद में शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों एक ही भाग से जुड़े हुए हैं, है ना। तो जितना व्यास इसका है उतना ही भाग शंकु का भी होगा, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ये वाली, ये 12 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद बोला गया तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ठोस का आयतन निकालना है तो पहले हम दोनों का आयतन निकालेंगे और दोनों के आयतन को जोड़ देंगे, बस इतना सा काम हमको करना है। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि बेलन का व्यास दिया हुआ है। बेलन का व्यास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8वां क्वेश्चन है। बेलन का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है। बेलन की ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। इसमें मान रखिए। तो ये हो गया 22/7 और r² की जगह पर आ जाएगा 7 × 7 और h की जगह पर 40। 7 से ये 7 कट गया, 22 को इनसे गुणा कर दिया तो 154 हो जाएगा। 22 7 154 हो गया, गुणा 40 कर दीजिए तो 1 0 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 15 चौक 60 और 1 61 हो गया। और ये है घन सेंटीमीटर। ठीक है। तो 6160 यानी 6160 घन सेंटीमीटर किसका आयतन मिल रहा है, बेलन का आयतन मिल रहा है इस वाली आकृति का। उसके बाद हम निकालते हैं शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन लेते हैं। तो हमें शंकु का व्यास दिया है, शंकु का व्यास भी वही है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है। ऊंचाई क्या होगी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में व्यास आ गई, त्रिज्या आ गई, ऊंचाई आ गया ना। अब इसका आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन, अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा सभी बच्चों को। शंकु का आयतन क्या होता है, मन मन में ज़रूर बोला करें। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उसको मन मन में रिपीट किया करें। अब यही मान के चले भाई यहाँ क्लास चल रही है। तो 1/3 πr² होता है। बार बार बोलें इसको, अपने आप याद हो जाएगा ये। फिर यहाँ रख दिया 22/7, r की जगह पर 7 × 7 × 12। ठीक है। 7 से ये 7 कट गया, 3 से इसको काट दिया 4 बार और इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो ये तो आ जाता है 154 × 4, 4 से इसका गुणा कर दिया, 4 चौक 16 हो गया और 15 चौक 60 हो गया, 60 और 1 61 हो गया। तो 616 घन सेंटीमीटर। ठीक है। ये आयतन हमारे पास आ गए। और उसके बाद फिर हमसे कहा गया कि भाई इनका कंप्लीट आयतन चाहिए हमें, कंप्लीट है ना। तो दोनों का कंप्लीट आयतन चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं शंकु का, शंकु का नहीं, कुल आकृति का, आकृति का कुल आयतन।
आकृति का कुल आयतन। तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए बस, 61 60 प्लस 616। तो यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से 7 हो गया, यहाँ से ये हो गया। तो 6776 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर इसका कंप्लीट हो जाता है। इसको लिखिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नवाई है ना, देखिए, नवाई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सवाल पढ़िए। बार बार मैं एक ही बात रिपीट करता हूँ कि जब मैं ये सवाल पढ़ रहा होता हूँ ना, तो आप अपनी बुक में भी क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जो भी बुक आपके पास है उसमें पढ़िए कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का गोला है। तो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला है और इस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है शंकु की और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो 6 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई हो गई और इसमें हमें शंकुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए बात वही है, पहले भी हम वही बात कर चुके हैं कि पिघलाना वर्ड कभी भी आ जाता है। पिघलाया, पिघलाया है तो इसका मतलब लिक्विड बन रहा है ना। इस आकृति को पिघलाया है, इस आकृति को अगर पिघला रहे हैं, लिक्विड बनेगा, द्रव पदार्थ बनेगा, तो आयतन होगा हमेशा। क्लियर है ये बात, है ना। तो हम इसका आयतन निकालते हैं। तो हमें दिया गया है कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर और इसका आयतन निकालते हैं। तो गोले का आयतन, सूत्र बताइए क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन निकालते हैं और सूत्र क्या बनता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मान रखिए, तो 4/3 22/7, आर की जगह पर 9 गुणा 9 गुणा 9 घन सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, कोई काटा पीटी नहीं करनी, एज इट इज़ छोड़ देना है। कंप्लीट हो गया। अब इधर आ जाइए, आप शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु के लिए हमको दिया गया है शंकु की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रख दीजिए मान इसमें, 1/3 22/7, आर की जगह पर आ जाएगा 3 गुणा 3, एच की जगह पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब भी कुछ नहीं काटना, अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। वैसे कट रहा है पर हम काटेंगे नहीं। अब देखिए, इस तरह के सवाल कई बार आ चुके हैं, अब विविध चल रही है। और जब सवाल प्रश्नावली में थे तब भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि अगर कभी भी किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो पहली वाली आकृति का आयतन निकालते हैं, दूसरी वाली आकृति का आयतन निकालते हैं और दोनों का भाग कर देते हैं। तो ऊपर कौन सी होती है, जिससे पहले पिघलाया है ना, जो पहले पिघला रहे हैं, जो पिघल रही है वो तो बनेगी पहली, टॉप पे रहेगी वो, और जिसे बनाया जा रहा है वो रहेगी नीचे की तरफ, उल्टा, है ना। ये जरूर ध्यान रखना है इसका। तो हर आकृति में हमने यही किया है। अब आकृति कुछ भी हो सकती है, गोले को पिघला दिया, बेलन को पिघला दिया, या घनाभ को पिघला दिया, शंकु को पिघला दिया, कुछ भी। तो जो भी पिघल रहा है वो ऊपर रहेगा और जो बनाया जा रहा है, जिसको बना रहे हैं, जिसका निर्माण किया जा रहा है, वो हमेशा नीचे रहता है। तो अब हमें शंकु निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या क्या आएगा, शंकुओं की संख्या में पहले गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे में गोले का आयतन बटे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, मान रख दीजिए इसमें गोले का आयतन क्या है, 4/3 22/7 9 गुणा 9 गुणा 9 बटे में 1/3 22/7 3 गुणा 3 गुणा 6। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना, कर चुके हैं काम सारा।
अब जो कट रहा है पहले उसको काट दीजिए। जैसे 3 से ये 3 गया, दोनों बटे में आ रहे हैं। 22/7 से ये 22/7 गया, ये भी सीधा सीधा कट रहा है। फिर इस 3 और 3 से ये 9 कट गया, है ना। अब ऊपर कुछ संख्या बच गई, नीचे कुछ बच गई, तो इसको हम 3 से काट लें। 3 दूनी 6 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। इस 2 से इस 4 को काट दिया 2 बार। अब देखिए ऊपर क्या क्या बचता है, 2 बचता है, 9 बचता है और 3 बचता है, तो 6, 3 दूनी 6, है ना, और 9 6 54। तो टोटल कितने हो गए, 54। तो कितने शंकु हम बना सकते हैं, 54 शंकु बना सकते हैं। ठीक है, कितने शंकु बन सकते हैं, 54। और मेरे ख्याल से ये सवाल रिपीट हुआ है भाई, एज इट इज़ सवाल नहीं आया था क्या, है ना। आपको ध्यान आ रहा होगा, अब मुझे याद आया आंसर देख के कि शायद यही सवाल रिपीट हुआ है, बिल्कुल सेम यही सवाल था और वापस वही सवाल आ गया। कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया हमारा, तो इसको नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर हमारे। और क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है और थोड़ा सा घुमावदार है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो सवाल पढ़िए, पहला काम तो सवाल पढ़ने का ही होता है। सवाल पढ़ के और फिर उसको समझिए क्या बोला गया है। एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, एक गांव है ना, उसकी जनसंख्या 4000 है, जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। मतलब एक गांव है, उसमें 4000 आदमी रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है, 4000 आदमी रहते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। कितने लीटर की ज़रूरत पड़ती है, एक व्यक्ति को एक दिन में 150 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 4000 हैं भाई, 4000 को तो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, एक आदमी को 150 लीटर पानी चाहिए होता है एक दिन के लिए। तो पूरे गांव को कितना पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4000 जो उसकी जनसंख्या है, 4000 को 150 से गुणा कर देंगे, है ना, तो उसका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में कहता है कि इस गाँव में 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। 3 नाप है हमारे पास, 20 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 6 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो बराबर नहीं, सॉरी, 3 नाप हमको दी हुई होती हैं कि लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दे रखी है, तो इसका मतलब टंकी घनाभ के आकार की है। क्लियर बात है, टंकी घनाभ के आकार की है ना, वही चीज़ आ रही है। और उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये पानी उन लोगों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद हम यहाँ काम करना शुरू करेंगे कि एक आदमी के लिए 150 लीटर पानी की ज़रूरत है, तो पूरे गांव के लिए कितने पानी की ज़रूरत है, तो हम उसका 4000 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर वो कहता है कि टंकी में कितना पानी है, तो 20 गुणा 15 गुणा 6, यही आ रहा है ना नाप, इसका मतलब घनाभ का आयतन। भाई पानी की बात हो रही है ना, तो घनाभ के आकार की टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ है, पानी का मतलब हो गया आयतन। तो हम निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी के आयतन में जो लोगों की आवश्यकता है उसका भाग लगा देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई कितने दिनों के लिए पानी हमारे पास पर्याप्त होगा। ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं इसी चीज़ को लिख रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 वही है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, और अब लिख रहे हैं इसमें कि गांव की जनसंख्या हमें दे रखी है, गांव की जनसंख्या बराबर 4000 है, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए, 150 लीटर चाहिए। ठीक है, 150 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 150 लीटर पानी चाहिए। तो इन 4000 लोगों को कितना पानी चाहिए, तो यहाँ लिख देंगे कुल 4000 लोगों को, 4000 व्यक्तियों को प्रतिदिन पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए भाई, गुणा कर देंगे, तो 150 गुणा 4000 कर देंगे, कितना आ जाता है, देखो 15 चौक 60 हो गए, और 4 जीरो और आ जाएंगी, 4 जीरो आ गई, मतलब 6 लाख लीटर पानी चाहिए। 6 लाख बन गए ना ये, तो 6 लाख लीटर पानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक, इसको अभी यहीं रोक देते हैं। उसके बाद टंकी की बात करते हैं। अब हमको दी गई है
घनाभ के आकार की टंकी की लंबाई, तो टंकी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। 20, 15, 6, तो लंबाई तो है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। ठीक है। अब घनाभ की टंकी का आयतन निकालना है, क्योंकि पानी भरा हुआ है इसमें, तो वही बात आ रही है। तो टंकी का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई की जगह पर 20, चौड़ाई की जगह पर 15, ऊंचाई की जगह पर 6, है ना। इनका गुणा कर लेते हैं, तो इनका गुणा करने पर हमको मिल जाता है 1800 घन मीटर। 1800 घन मीटर। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हमारा मामला चेंज हो जाता है। ये इकाई तो है लीटर में, है ना, लीटर में आ रहा है, तो लीटर की जो पानी की माप होती है या लिक्विड की माप होती है वो किस में चलती है? लीटर में चलती है। पर ये क्या है? ये तो घन मीटर आ रहा है, तो दोनों इकाइयाँ सेम नहीं हैं। पहले हमें दोनों इकाइयों को सेम करना है। तो अगर हम दोनों इकाइयों को सेम करते हैं तो हम इसका 1000 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1000 से गुणा करने पर ये टोटल लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इसको 1000 से गुणा किया और ये बन गया 18 लाख। 18 लाख हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको 18 और लाख, 5 जीरो आ गई, ये लीटर हो गया। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो पूरा गांव है, उस पूरे गांव को 6 लाख लीटर पानी चाहिए एक दिन में, और हमारे पास टंकी में 18 लाख लीटर पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? 6 × 18, मतलब 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या निकालनी है, और दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? टंकी का आयतन और अपॉन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसमें आप इसका भाग लगा देंगे। तो टंकी का आयतन है 18 लाख और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आवश्यकता है 6 लाख। ये मान रख दिया। 5 जीरो से ये 5 जीरो कट गए, 6 × 18 हो गया। तो यानी 3 दिन के लिए ये जो पानी है वो पर्याप्त होगा, कि अगर वहाँ 3 दिन भी नल ना आए तो 3 दिन लोगों को पानी मिल सकता है। ठीक है, ये स्थिति है। अब इसको नोट करिए, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा ही है, कोई खास ज़्यादा काम नहीं है, कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो 3 गोले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे एक तो है 6 सेंटीमीटर का, 6 से चालू हो रहा है ना, 6 है। फिर एक गोला थोड़ा सा बड़ा है इससे, ये 8 का हो गया। फिर एक गोला इससे भी बड़ा है, ये 10 का हो गया। इन तीनों गोलों को पिघलाकर, अब समझना मतलब इसका, पिघलाकर, पिघलाने का मतलब क्या हुआ? पिघलाने का मतलब हो गया आयतन। इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन निकालिए, इसका आयतन निकालिए। फिर आयतन निकालने का मतलब हो गया कि इनको पिघलाया, लिक्विड बन गया, है ना, तरल पदार्थ बन गया। उस तरल पदार्थ को हमने इकट्ठा कर लिया किसी एक सांचे के अंदर, और फिर वो सारा ये जो तरल पदार्थ है उसको एक सांचे के अंदर डाल दिया, मतलब एक बड़ा गोला बन जाएगा। इनसे भी एक बड़ा गोला तैयार हो गया। और फिर हमसे ये पूछ रहा है कि उस गोले की त्रिज्या बताइए। यहाँ पर जो आर आएगा उसकी त्रिज्या की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं, हमें दिया है पहले गोले की त्रिज्या। पहले गोले की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, इसको हमने R1 मान रखा है।
R1 ले लेते हैं, इसको फिर क्रमशः मान लेंगे, नहीं तो मैंने पहले आपको ये भी कहा था कि वह जो बड़ा होता है उसको R1 लेते हैं, पर यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा हम ले लेते हैं और इसका आयतन निकाल देते हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r 1 क्यूब कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पाई r 1 क्यूब करते हैं। अब पाई r 1 क्यूब कर दिया, इसमें मान रख दीजिए, तो इसमें मान आ जाता है 4/3 22/7, या एक काम कर लें, चलो अभी ऐसे लिख लेते हैं, कैलकुलेशन नहीं करेंगे इसकी, तो 6 × 6 × 6 घन सेंटीमीटर, यहाँ करके इसको छोड़ दिया। इसी तरीके से दूसरे पे आ जाइए। दूसरे गोले की त्रिज्या ये दे रखी है, दूसरे गोले की त्रिज्या दे दी 8 सेंटीमीटर, सही है, 8 सेंटीमीटर आई। अब हमें इस गोले का भी आयतन निकालना है, तो इसका आयतन निकाल लिया 4/3, इसको हम R2 मान लेते हैं, तो पाई R2 क्यूब, इसमें मान रख दिया 4/3 22/7 8 × 8 घन सेंटीमीटर। फिर तीसरे गोले की बात करिए, तीसरे गोले का आयतन बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसको हमने R3 ले लिया। फिर गोले का त्रिज्या है ये, आयतन नहीं, गोले की त्रिज्या। अब इसका आयतन निकालते हैं, तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, इसमें मान रख देते हैं 4/3 22/7 × 10 × 10 × 10 घन सें, ठीक है, ये मान रख दिया। अब उसके बाद इसने कहा कि तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया, मतलब तीनों गोलों का आयतन को मिला लेते हैं। तो यहाँ ले लेते हैं तीनों गोलों का सम्मिलित आयतन, तीनों गोलों का सम्मिलित आयतन। अब सम्मिलित आयतन का मतलब तीनों को जोड़िए। अब तीनों को जोड़ रहा हूँ, देखो मैं एक शॉर्टकट भी कर रहा हूँ यहाँ पर। जब हम तीनों को जोड़ते हैं तो इसमें 4/3 22/7, इसमें भी 4/3 22/7, इसमें भी 4/3 22/7, तीनों में आ रहा है, तीनों को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 4/3 22/7, ये तो कॉमन आ गया है ना, तीनों में आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा? 6 का क्यूब प्लस यहाँ से बच गया 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। देखें यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। 4/3 22/7, 4/3 22/7, 4/3 22/7, तीनों आ रहे हैं। तो तीनों में से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या बच गया? 6 का क्यूब, यहाँ से क्या बच गया? 8 का क्यूब, यहाँ से क्या बच गया? 10 का क्यूब, है ना। अब इनका मान रख देते हैं, तो 6 का क्यूब होता है 216, 8 का क्यूब आ रहा है 512, इसका आता है 1000। तीनों का हमने योग किया तो 4/3 22/7 गुणा इनका जो टोटल आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास 1728 घन सेंटीमीटर। अभी यहीं छोड़ना है, अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं काटना है ना, यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ये क्या आया? ये तीनों गोलों का सम्मिलित आयतन आया, ये वाला समझना है इस चीज़ को कि तीनों गोलों का सम्मिलित आयतन आया, मतलब लिक्विड आया हमारे पास, तरल पदार्थ आया। उस तरल पदार्थ को हमने एक गोले के अंदर भर दिया, एक सांचे में भर दिया। भरने के बाद एक गोला बन गया, नया गोला बन गया। अब हमें उस गोले की त्रिज्या चाहिए। तो जो लिक्विड हमें प्राप्त हुआ है यही लिक्विड तो हमने इसके अंदर भरा है ना, बात समझ में आ रही है? जो लिक्विड हमको प्राप्त हुआ है, जो द्रव पदार्थ हमको प्राप्त हुआ है, वही तो हमने इसके अंदर भरा। तो इसका मतलब इस गोले का आयतन कितना हुआ? ये वाला जो लिक्विड इसके अंदर भरा, भरने पे भी तो आयतन होता है, तो कोई चीज़ इसके अंदर डाली जा रही है वही भी तो आयतन है। तो इसका आयतन कितना हुआ? इतना मिल गया हमें आयतन, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए, तो यहाँ हम कहते हैं कि भाई नए गोले का आयतन, नए गोले का आयतन, नए गोले का
आयतन बराबर 4/3 22/7 गुणा 1728। ठीक है, तो नए गोले का आयतन क्या है? नए गोले का आयतन सूत्र तो वही है ना, तो 4/3 22/7 r³ है ना, और यहाँ आ गया 4/3 22/7 और गुणा 1728। ठीक है, अब 4/3 से ये 4/3 कट गया, 22/7 से ये 22/7 कट गया, बचा क्या? r³ बराबर 1728। मतलब 1728 का क्यूब रूट करना है, घनमूल निकालना है। और जब 1728 का घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 12 आता है। तो 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और यही हमसे पूछी जा रही है। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं कि इसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग दिख जाएगा ये। इसको कैपिटल R मान लें, इसको भी कैपिटल R मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कैपिटल R। तो ये जो बड़ा वाला गोला बना है ना, इसकी त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी? इसकी त्रिज्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ये कंप्लीट है।